सो मेनली फ्रॉम अ बिगनर परस्पेक्टिव ये आपका पूरा एक सिस्टम डिज़ाइन है, ठीक है? ये दिस इज़ हाउ यू डिज़ाइन अ स्केलेबल डिज़ाइन सिस्टम, ठीक है? जिसमें ऑल द बेसिक कंपोनेंट्स जो हैं वो हमने कवर कर लिया है। ऑलराइट, सो हे एवरीवन, वेलकम बैक, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। एंड इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं सिस्टम डिज़ाइन। सो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम समझेंगे दैट सिस्टम डिज़ाइन के क्या क्या कंपोनेंट्स है एंड इन रियलिटी प्रोडक्शन के अंदर किस तरह से चीज़ें काम करती हैं। लोड बैलेंसर, एपीआई गेटवे, कैशिंग, क्यू सिस्टम, ब्रोकर सिस्टम्स एंड आपके हाई थ्रूपुट सिस्टम्स, ये सब कैसे काम करते हैं। माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर क्या होता है, कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशंस क्या होते हैं, एंड ऑल दीज थिंग्स ये कैसे काम करते हैं क्लाउड एनवायरनमेंट के अंदर। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर्स क्या होते हैं, नेटवर्क लोड बैलेंसर्स क्या होते हैं, कहाँ पर किसको यूज़ करना चाहिए, वीपीसी क्या होता है। तो ये सब चीज़ें हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। एंड हम देखेंगे दैट कितने कंपोनेंट्स होते हैं सिस्टम डिज़ाइन के, रेट लिमिटिंग कैसे करते हैं, स्केल आउट कैसे करते हैं, स्केल इन कैसे करते हैं, एंड वी विल सी हॉरिजॉन्टल स्केलिंग क्या होता है, वर्टिकल स्केलिंग क्या होता है, किस तरह से स्केलिंग मैनेज की जाती है, ऑटो स्केलिंग पॉलिसीज क्या होती हैं। तो वो सब चीज़ें भी हम इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे। सो एक बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली वीडियो है जिसके अंदर हम सारे कंपोनेंट्स को एक सिस्टम डिज़ाइन के अंदर किस तरह से मिलकर काम करते हैं एंड एक रोबस्ट सिस्टम बनाते हैं। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो। सो विद दैट लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ऑल राइट, तो इस वीडियो को शुरू करते हैं एक स्टोरी से। ओके, एक रियल वर्ल्ड स्टोरी से। फॉर एग्जाम्पल हम अमेजोन की स्टोरी ले सकते हैं कि अगर आप एक अमेजोन जैसा एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन बना रहे हो जिनका ट्रैफिक इज मैसिव एंड ग्लोबल लेवल के ऊपर ऑपरेट करते हैं, तो ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो देखो, सिस्टम डिज़ाइन के अंदर एक बहुत ही हाई लेवल के ऊपर हमारे पास सिर्फ दो चीज़ें होती हैं। नंबर वन इज़ योर क्लाइंट। क्लाइंट कौन होता है? जो भी आपके एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा है। तो ये एक मोबाइल डिवाइस हो सकता है, ये एक लैपटॉप हो सकता है, ये एक आईओटी डिवाइस हो सकता है। बेसिकली क्लाइंट जो भी आपके सर्वर को यूज़ कर रहा है। एंड ऑन द अदर हैंड यू हैव अ सर्वर। ओके, सो लेट्स से ये आपका क्या है, ये आपका एक सर्वर है। सर्वर क्या होता है? सर्वर इज नथिंग, ये बस एक मशीन है। ये बस एक मशीन है जो केपेबल है 24/7 रन करने के, राइट? 24/7 ये रन कर सकती है। एंड इट हैज़ अ पब्लिक आईपी एड्रेस। लेट से इस मशीन का जो पब्लिक आईपी है वो कुछ ऐसा है। तो ये जो पब्लिक आईपी है दिस इज पब्लिकली एक्सेसिबल, मतलब कि वर्ल्ड के अंदर कोई भी इस आईपी एड्रेस को टाइप करके मेरे इस सर्वर तक पहुंच सकता है। तो दिस इज अ सर्वर। क्या सर्वर को क्लाउड पर होना ज़रूरी है? नहीं, बिकॉज अगर हम क्लाउड को अंडरस्टैंड करें, क्लाउड इज नथिंग, वो बस किसी की मशीन है, ठीक है? तो टेक्निकली ये सर्वर आपके घर पर भी तो हो सकता है। आपका लैपटॉप भी एक सर्वर की तरह एक्ट कर सकता है। आपकी अपना पर्सनल कंप्यूटर भी एक सर्वर की तरह एक्ट कर सकता है। अगर आप उसको 24/7 आप रख सकते हो बिकॉज इट नीड्स अ पावर कनेक्शन, प्लस उसको एक पब्लिक आईपी अगर आप असाइन कर सकते हो। सो ऑफकोर्स आप अपने लैपटॉप को तो 24/7 ऑन नहीं रखना चाहोगे एंड आप नहीं चाहोगे कि आपका पर्सनल मशीन एक पब्लिक आईपी से कनेक्टेड हो। सो दैट्स वाई कंपनीज लाइक AWS, डिजिटल ओशन ये आती हैं। ये आपको बेसिकली एक वर्चुअल मशीन देती हैं विच इज़ रनिंग 24/7 एंड उसको एक पब्लिक आईपी देती है। तो ये आपका क्या है? ये आपका होता है सर्वर। एंड आपका जो क्लाइंट होता है वो सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट कर सकता है यूजिंग दिस आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस के बिना वो आपके सर्वर तक नहीं पहुंच सकता, राइट? अब नाउ यू विल बी लाइक कि यार दिस आईपी एड्रेस क्या है? आईपी एड्रेस बेसिकली एक एड्रेस है। जैसे आपके घर का एक एड्रेस है, यू हैव अ स्ट्रीट नेम, यू हैव अ स्ट्रीट नंबर, आपके घर का एक नंबर है। उसके बाद आपका एक सिटी है, उस सिटी का एक पिन कोड है। देन आपका एक स्टेट है, उसका एक स्टेट कोड है। देन उसके बाद आपका एक कंट्री है, राइट? तो सिमिलरली अगर आपको इस सर्वर तक रीच करना है इंटरनेट के ऊपर, बिकॉज इंटरनेट इज मैसिव, तो आपको आईपी एड्रेस चाहिए। बट द प्रॉब्लम हेयर कम्स इज दैट दिस आईपी एड्रेस इज वेरी हार्ड टू रिमेंबर। इसको याद रखना बहुत मुश्किल है। आप क्या कभी फ़ोन नंबर याद रखते हो अपने फ्रेंड्स के? नहीं। तो क्या हम इसको एक यूज़र फ्रेंडली नेम दे सकते हैं? क्या हम इसको एक ह्यूमन फ्रेंडली नेम दे सकते हैं जिसको याद करना आसान हो? फॉर एग्जाम्पल, Amazon.com रिलेटिवली ईजी है याद रखना रादर देन रिमेंबरिंग 10.2.3.4। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास सिस्टम डिज़ाइन के अंदर नेक्स्ट कंपोनेंट आता है, दैट इज अ डीएनएस सर्वर। ओके, डीएनएस सर्वर, सो लेट्स से ये हमारा डीएनएस सर्वर है। तो डीएनएस सर्वर क्या करता है? डीएनएस सर्वर इज नथिंग, ये एक ग्लोबल डायरेक्टरी है। किस चीज़ की डायरेक्टरी है? कि भाई कौन से डोमेन का कौन सा आईपी एड्रेस है। तो ये डायरेक्टरी याद रखती है। इट्स जस्ट लाइक की वैल्यू पेयर, जैसे आपकी टेलीफोन डायरेक्टरी होती है कि भाई जो Amazon.com है उसका ये आईपी है, सिमिलरली Google.com का क्या आईपी है। तो जब आप अपने ब्राउज़र के अंदर Amazon.com टाइप करते हो, आपकी पहली जो रिक्वेस्ट होती है वो एक्चुअली में डीएनएस के पास आती है। एंड आप पूछते हो Amazon.com का आईपी एड्रेस दो। डीएनएस आपको क्या करता है? इन रिटर्न वो आपको आईपी एड्रेस रिटर्न करता है। एंड नाउ बिकॉज यू हैव द आईपी एड्रेस, आप
करेक्ट सर्वर के ऊपर अपनी रिक्वेस्ट को सेंड कर सकते हो एंड ऑल्सो यू कैन रिसीव अ रिस्पॉन्स। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को कहा जाता है डीएनएस रेजोल्यूशन। ओके, तो इसको कहते हैं डीएनएस रेजोल्यूशन। तो जब भी आप अपना कोई भी डोमेन खरीदते हो और आप उसके ऊपर आईपी एड्रेस डालते हो, तो बेसिकली आपको एक फीस पे करनी होती है जो डीएनएस सर्वर्स को जाती है। सो डीएनएस सर्वर डिसेंट्रलाइज वे में काम करता है और डीएनएस सर्वर का पूरा पर्पस क्या है, ये एक डायरेक्टरी है, एक ग्लोबल पब्लिक डायरेक्टरी है दैट कौन से डोमेन का क्या आईपी है। ओके, सो दिस इज द डीएनएस सर्वर। अब आगे बढ़ते हैं। अब लेट से आपने ये सर्वर अप एंड रनिंग रखा, आपने कोई भी क्लाउड सर्विस ली, दिस इज अप एंड रनिंग, नाइस। नाउ इन रियलिटी क्या होता है, इन रियलिटी ये जो पर्टिकुलर मशीन है, एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ फिजिकल मशीन। इसके अंदर कुछ सीपीयू होगा, इसके अंदर कुछ रैम होगा, राइट। लेट से यहाँ पर आपके पास 2 CPUs हैं एंड आपके पास 4 GB की रैम है, नाइस। एंड दिस इज पावरिंग योर सिस्टम। नाउ व्हाट हैपेंस इज, देखो ओवर टाइम क्या होगा, ओवर टाइम आपके जो यूजर्स हैं वो क्या करेंगे, वो इंक्रीज होंगे। तो मतलब कि आपके ऊपर जो रिक्वेस्ट का लोड है वो इंक्रीज होगा, राइट। आपके ऊपर रिक्वेस्ट का लोड इंक्रीज होगा एंड देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि 2 CPU 4 GB रैम यहाँ पर एक बॉटलनेक बन जाएगा। आपका जो सर्वर है वो ओवरवेलम हो जाएगा, जिसके कारण से ये सर्वर क्रैश भी कर सकता है। आउट ऑफ मेमोरी अगर हो गया, अगर आपने 4 GB रैम यूज कर ली, तो दिस सर्वर कैन क्रैश, बंद हो जाएगा। तभी तो हम कहते हैं ना कि वेबसाइट पे जब लोड बढ़ता है, वेबसाइट क्रैश कर गई, सर्वर डाउन है। तो वो सर्वर डाउन क्यों होता है, बिकॉज उसके ऊपर जो रश आया, उसका जो फिजिकल रिसोर्सेज थे, आई एम रिपीटिंग, उसके जो फिजिकल रिसोर्सेज थे वो उतने इनफ नहीं थे कि वो इतना लोड हैंडल कर पाए। तभी आपने देखा होगा जब एग्जाम का रिजल्ट आता है, सभी स्टूडेंट्स एनसीईआरटी या फिर जो भी आपका बोर्ड है, जब आप उसके ऊपर जाते हो, राइट, रिक्वेस्ट करते हो बहुत ज़्यादा, तो उनका सर्वर डाउन हो जाता है। तो ऑफकोर्स सर्वर डाउन होना इज नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। तो इसको हम क्या करना चाहिए, इसको हमें किसी तरह से फॉल्ट टॉलरेंट बनाना होगा। तो फॉल्ट टॉलरेंट बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, लेटर से अगर मुझे मालूम है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा रश आ सकता है, तो मैं इस मशीन के रिसोर्सेज को बढ़ा सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, आई नो कि मेरी जो वेबसाइट है वो बहुत एक्टिव रहती है, तो हो सकता है मैं इसके ऊपर 8 CPU कर दूँ, 8 भी नहीं, लेट से हम यहाँ पर एक डिसेंट नंबर ले लेते हैं, 64 CPUs विच इज़ अ वेरी बिग नंबर। एंड मैंने यहाँ पर क्या किया, 128 GB की रैम डाल दी। नाउ यू कैन सी दैट ये जो मशीन है ये अब एक पावरफुल फिजिकल मशीन बन चुकी है, 64 CPUs एंड 128 GB की रैम। सो दैट मीन्स अब ये बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हैंडल कर सकती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हैंडल कर सकती है, बट स्टिल कुछ तो लिमिट होगी ना, कुछ तो लिमिट होगी। कभी ना कभी अगर सभी ग्लोबल यूजर्स आ गए, तो कभी ना कभी तो ये सर्वर क्रैश करेगा। सो दिस इज ऑल्सो प्रॉब्लम। ओके, तो उस केस में क्या करोगे, आप इसको फिर अपग्रेड कर सकते हो। लेटस से आपने एंटिसिपेट करा कि अगर दुनिया में जितने भी यूजर्स हैं सभी आपकी वेबसाइट पे आ जाए तो भी डाउन हो, तो आपने एक बहुत ही डम्ब डिसीजन लिया। लेट्स से मनी वाज नॉट अ प्रॉब्लम, आपने 6000 सीपीयूज लगा दिए, आपने 128,000 GB की रैम लगा दी। नाउ दिस इज अ सुपर अल्ट्रा सुपर कंप्यूटर आपने इसको बना दिया। अब जितने मर्जी यूजर्स आए, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट इन रियलिटी क्या सच में हमेशा इतना लोड रहता है? अगर आप अमेज़न का ट्रैफ़िक पैटर्न भी देखोगे, क्या हर टाइम उसके ऊपर लोड रहता है? नहीं, फेस्टिवल सीज़न्स के पास आके बढ़ जाता है, ठीक है? जब कभी देयर इज़ अ रिसेशन, तब लोड कम हो जाता है। तो टेक्निकली ये आप क्या कर रहे हो? आप रिसोर्सेज़ को वेस्ट कर रहे हो। आप उसको एफिशिएंटली यूज़ नहीं कर रहे हो, राइट? बिकॉज़ आपने क्या किया, आपने बेस्ट केस के लिए उसको अपग्रेड करके रख दिया। सो इस पर्टिकुलर सीन में व्हाट आर यू डूइंग इज़ यू आर काइंड ऑफ वेस्टिंग योर मनी, यू आर वेस्टिंग योर रिसोर्सेज़, बिकॉज़ 90% ऑफ द टाइम्स आप इसका सिर्फ 10% यूज कर रहे हो, लेट्स से, ठीक है। तो आपने बस क्या किया, आपने ओवर ऑप्टिमाइजेशन कर दी। बाय द वे, इस चीज को बोला जाता है वर्टिकल स्केलिंग। इसको क्या कहते हैं, वर्टिकल स्केलिंग। वर्टिकल स्केलिंग में आप क्या कर रहे हो, आप बेसिकली जो फिजिकल आपका सर्वर है, आप उसके रिसोर्सेज को इंक्रीज कर रहे हो, आप सीपीयू को इंक्रीज कर रहे हो, आप रैम को इंक्रीज कर रहे हो, जिसको हम कहते हैं वर्टिकली स्केलिंग। तो वर्टिकल स्केल का मतलब है एडिंग मोर रिसोर्सेज टू योर सर्वर, ठीक है। तो साथ साथ मैं आपको डेफिनेशन दिखाता हूँ, वर्टिकल स्केलिंग। सो वर्टिकल स्केलिंग का जो मीनिंग है, दैट इज वर्टिकल स्केलिंग ऑल्सो नोन एज स्केलिंग अप इन्वॉल्व्स increasing the capacity or capabilities of a single hardware or software component. This is done by adding more resources like CPU, RAM, disk space to an existing server or a virtual machine. तो इसको कहा जाता है वर्टिकल स्केलिंग। ओके, नाइस। अब टेक्निकली जो आपके क्लाउड्स होते हैं, जैसे AWS, वो क्या कहते हैं, वो बोलते हैं कि यार देखो, आपको ना हर टाइम इतने ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, आप मेरे को बता दो कि आइडली आपको मेरे को सिर्फ 2 CPU चाहिए एंड मेरे को सिर्फ 4 GB रैम चाहिए। लेकिन अगर मेरा अगर मेरा ट्रैफिक इंक्रीज करता है,
अगर मेरा ट्रैफिक इंक्रीज करता है तो प्लीज इसका सीपीयू तुम बढ़ाते जाओ और इसकी रैम भी तुम बढ़ाते जाओ। ओके, तो उसमें क्या होगा, आपको हर बार ज़्यादा पे नहीं करना पड़ेगा। जितने टाइम के लिए आपकी वेबसाइट के ऊपर रश ज़्यादा था, आपने ज़्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम किए, आप उतनी उतने घंटों के लिए ज़्यादा पे करोगे। एंड जब आपका जो रश था वो काफ़ी कम था, उस टाइम पे आप कम पे करोगे। एक एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर आप एक रेस्टोरेंट सिस्टम रन कर रहे हो, तो देखो रेस्टोरेंट में हमेशा रश तो नहीं होता, करेक्ट? तो लेट्स से अभी आपके पास 2 कुक हैं, ठीक है? तो आपको सैलरी कितना देना है? 2 कुक्स को सैलरी देना है। बट अगर एकदम से रश आ जाए तो आप क्या सोचोगे, यार मैं एक काम करता हूँ, मैं 10 कुक्स को हायर कर लेता हूँ। लेकिन अगर आप उनको 10 कुक्स को हायर करोगे, देखो आपको सैलरी तो पर मंथ के हिसाब से 10 कुक्स को देना पड़ेगा, बट रश हमेशा तो पीक पे नहीं रहता। तो आप क्या कर सकते हो, आप किसी से रेंट पे ले सकते हो। आप कुक को हायर कर रहे हो पर आवर के बेसिस पे, कि भाई देख वैसे तो रश नहीं रहता, बट ठीक है, अभी मेरे पास रश है, प्लीज आ जाओ, जितने घंटे काम होगा आई विल पे यू एक्स्ट्रा, एंड उसके बाद तुम चले जाओ। सो इट्स बेसिकली दैट काइंड ऑफ स्टफ, कि यार मिनिमम इतना तो मैं इंप्लॉय करूंगा ही करूंगा, दैट इज 2 सीपीयू 4 GB रैम, बट अगर मेरा रश इंक्रीज होता है तो मैं अपने रिसोर्सेज को बढ़ाऊंगा। ना वर्टिकल स्केलिंग इज गुड, बट यहाँ पर एक डाउन साइड है। आप चलती मशीन के अंदर वर्टिकल स्केलिंग नहीं कर सकते। क्या आप एक चलती मशीन में सीपीयूज एंड रैम ऐड कर सकते हो? नहीं। मशीन को रीस्टार्ट करना पड़ेगा इफ यू आर एडिंग फिजिकल रिसोर्सेज। मशीन को फिजिकली रीस्टार्ट करना पड़ेगा, दैट मीन्स वहां पर एक डाउन टाइम आएगा। तो वर्टिकल स्केलिंग का प्रॉब्लम क्या है, इसके अंदर एक डाउन टाइम आता है। तो अगर एकदम से स्पाइक हुआ, यहाँ पे ध्यान से समझना, अगर एकदम से रश स्पाइक हुआ, एकदम से लोग आ गए, कि भाई 5 मिनट पहले तो लोग नहीं थे लेकिन एकदम से 5 मिनट बाद लोग आ गए, तो स्पाइक हुआ एकदम से, तो अब इस केस में क्या होगा, पहले आपका सर्वर बंद होगा, उसमें नए रिसोर्सेज ऐड होंगे, फिर आपका सर्वर रीस्टार्ट होगा। बट एक बात बताओ, अगर अमेजोन के ऊपर कोई सेल चल रहा है, लेट्स से बिग बिलियन डेज, एंड वो 12 o'clock ओपन होगा, तो यार अगर आप सोचो 11 o'clock तक तो कोई रश होगा नहीं ना, बिकॉज 12 o'clock सेल शुरू होनी है। जैसे ही 12, 12, 5, 12, 10 होंगे, एकदम से पीक रश आएगा, एंड उस टाइम पे सोचो उनका सर्वर बंद हो जाता है, बिकॉज इट इज स्केलिंग अप, एंड उसके बाद रीस्टार्ट होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, इवन इफ इट टेक्स 1 मिनट। क्या 1 मिनट का डाउन टाइम Amazon बेयर कर सकता है? नहीं। यू नीड टू हैव अ जीरो डाउन टाइम। तो वर्टिकल स्केलिंग का प्रॉब्लम क्या है, दैट यहाँ पर एक डाउन टाइम आता है, बिकॉज आप चलती मशीन के अंदर रिसोर्सेज को नहीं ऐड कर सकते। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन आता है कि हम वर्टिकल स्केलिंग नहीं करेंगे। हम क्या कर सकते हैं, इसी एग्जांपल को दोबारा रिपीट करते हैं। ये हमारा सर्वर था एंड इनिशियली ये हमारे रिसोर्सेज हैं। मैं क्या कर सकता हूँ यार, अगर अगर इस मशीन का एक आईपी है, ऑफ कोर्स राइट, इस मशीन का एक आईपी है, लेट्स टेक दिस आईपी। तो अगर इसके ऊपर लोड बढ़ रहा है, क्या मैं पैरेलली एक मशीन स्पिन अप कर दूं, पैरेलली एक और मशीन स्पिन अप कर दूं? देखो इस मशीन को भी अब अप होने में टाइम तो लगेगा ना, इस मशीन को भी लेट्स से 1 मिनट लगेगा अप होने में, लेकिन तब तक एटलीस्ट ये मशीन तो एक्टिव है। अब इस टाइम पे मेरी 2 मशीन एक्टिव है, लेकिन जैसे ही रश बढ़ा, मैं क्या करूंगा, मैं एक और मशीन स्पिन अप कर दूंगा। तो जब तक ये मशीन बूट अप हो रहा है, तब तक ये 2 मशीन्स मेरा सर्वर को हैंडल कर रहा है। तो होगा क्या, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा मेरी वेबसाइट स्लो होगी, बट एटलीस्ट आई हैव जीरो डाउन टाइम। नाउ हियर इज अ प्रॉब्लम। अगर आप इस तरह से स्केल करते हो, अगर आप इस तरह से स्केल करते हो, जिसको कहा जाता है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, ओके, इसको कहा जाता है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में आप क्या करते हो, यू ऐड मोर सर्वर्स। आप एक सर्वर के फिजिकल रिसोर्सेज को नहीं बढ़ाते, आप और सर्वर्स और रेप्लिका ऐड करते हो उसी सर्वर के। नाउ द प्रॉब्लम विद दिस इज, क्या देखो इस मशीन का आईपी एड्रेस कुछ होगा, लेट्स से 5, इस मशीन का आईपी एड्रेस है 6। अब एक बात बताओ यार, जब यूज़र आया, ओके, इसने amazon.com टाइप किया और डीएनएस ने रिटर्न किया ये वाला आईपी, बिकॉज डीएनएस तो एक ही आईपी रिटर्न कर सकता है। तो यार सभी यूजर्स तो स्टिल यहीं पे पॉइंट कर रहे हैं, जितने भी आपके ग्लोबल यूजर्स होंगे वो तो अभी भी इसी आईपी पे पॉइंट कर रहे हैं ना। आप amazon.com को, आपका जो डोमेन है, वो कैसे मैप करोगे कि यार किसी को ये वाला आईपी मिले, किसी को ये वाला आईपी मिले, किसी को ये वाला आईपी मिले? हाउ विल यू डिस्ट्रीब्यूट द ट्रैफिक इज अ प्रॉब्लम। यहाँ पर मेरे पास 3 डिफरेंट मशीन्स हैं, 3 डिफरेंट आईपीज हैं, मैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूँ? तो जब भी आप हॉरिजॉन्टली स्केल करते हो, मतलब कि आप रेप्लिकाज बढ़ाते हो, आपको बीच में एक और सर्वर लगाना होता है, विच इज योर लोड बैलेंसर। ओके, दिस इज अ लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर का भी अपना एक आईपी होगा। लेट्स से मेरे लोड बैलेंसर का ये एक आईपी है, विच इज 10.2.3.7।
तो हम क्या करते हैं, हम अपने डीएनएस के अंदर जो लोड बैलेंसर का आईपी होता है हम उसको रजिस्टर करते हैं। ओके, तो अभी क्या होगा, जब भी कोई ग्लोबली amazon.com को खोलेगा तो उसकी जो रिक्वेस्ट है वो कहाँ, कौन से सर्वर पे राउट होगी, वो राउट होगी हमारे लोड बैलेंसर के ऊपर। अब लोड बैलेंसर का काम क्या है, लोड बैलेंसर का काम है कि जो लोड आ रहा है उसको इन सर्वर्स के अंदर बैलेंस करे कि भाई फर्स्ट रिक्वेस्ट हमने मतलब कौन सी रिक्वेस्ट कौन से सर्वर पे जाएगी। अब वो किसका काम है, वो लोड बैलेंसर का काम है। सो दिस इज योर लोड बैलेंसर, इसलिए इसको लोड बैलेंसर कहते हैं। अब लोड बैलेंसर्स में अलग अलग एल्गोरिदम होती है, बिकॉज प्रॉब्लम क्या है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूं मैं। तो लोड बैलेंसर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम्स होती है। सबसे सिंपल एल्गोरिदम होते हैं राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन का मतलब क्या होता है, फर्स्ट रिक्वेस्ट फर्स्ट सर्वर पे, सेकंड रिक्वेस्ट सेकंड सर्वर पे, थर्ड सर्वर पे, फोर्थ फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो ये क्या करता है, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता रहता है लोड को अमंग द सर्वर्स। अगर आपका और ट्रैफिक इंक्रीज होता है, आप क्या कर सकते हो, एक और सर्वर स्पिन अप करो, फिर लोड बैलेंसर को बताओ कि भाई मेरे पास एक और सर्वर है, ठीक है, मेरे पास एक और सर्वर है। अब लोड बैलेंसर क्या करेगा, लोड बैलेंसर को मालूम है कि देर आर 4 सर्वर्स, अब वो 4 में लोड बैलेंस करेगा। और जब आपका ट्रैफिक डिक्रीज हो जाएगा, लेट्स से सेल बंद हो गए, तो आप क्या कर सकते हो, आप बेसिकली इनको बंद कर सकते हो। नाउ लोड बैलेंसर नोस कि आपके पास 2 हैं। तो जब भी आप लोड बैलेंसर और ये लगाते हो तो लोड बैलेंसर के अंदर उसको रजिस्टर करना होता है। तो जब भी एक न्यू सर्वर आता है, पहले वो बूट करता है, करेक्ट, वो धीरे धीरे बूट करता है, एंड उसके बाद आप लोड बैलेंसर को बताते हो। फिर लोड बैलेंसर चेक करता है कि क्या ये सर्वर हेल्दी है या नहीं। हेल्दी का मतलब है, इज दिस सर्वर अप एंड रनिंग फॉर एटलीस्ट लेट्स से 1 मिनट। अगर ये हेल्दी है, इफ इट इज रेडी टू टेक द ट्रैफिक, तभी वो उसके अंदर ट्रैफिक को सेंड करना शुरू करता है। तो वो लोड बैलेंसर की इंटेलिजेंस है। अमेजोन वर्ल्ड के अंदर इसको ELB बोलते हैं, दैट इज इलास्टिक लोड बैलेंसर। तो ये अमेजोन की टर्मिनोलॉजी है, बट एट द एंड ऑफ द डे ये क्या है, ये एक इलास्टिक लोड बैलेंसर, एक लोड बैलेंसर है। तो दिस इज अ लोड बैलेंसर। अब नाउ यू विल बी लाइक यार यहाँ पर लोड बैलेंसर भी तो क्रैश कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, बट जब आप इलास्टिक लोड बैलेंसर जो अमेजोन मैनेज, जब आप वो यूज़ करते हो, इसके अंदर भी बहुत सारी माइक्रो मशीन्स होती हैं, बहुत सारे थ्रेड्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, तो वो एफिशिएंटली हैंडल कर लेते हैं। तो बेसिकली ये जो एक सिंगल सर्वर है, इसको अच्छे खासे रिसोर्सेज मिले होते हैं। ओके, एंड लोड बैलेंसर कैन लोड बैलेंस योर ट्रैफिक। तो ये है किस तरह से आपका लोड बैलेंसर काम करता है। तो यानी कि हॉरिजॉन्टली स्केल के आगे आपको एक लोड बैलेंसर लगाना होता है। वर्टिकल स्केलिंग में आपको लोड बैलेंसर की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप एक ही सर्वर को क्या कर रहे हो, आप उसके रिसोर्सेज को इंक्रीज कर रहे हो, तो यू स्टिल हैव 1 IP। नाउ नेक्स्ट थिंग, देखो टेक्निकली क्या होता है, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में आपके पास बहुत सारी सर्विसेज होती है। लेटस से मेरे पास एक ऑथेंटिकेशन की सर्विस है, लेटस से मेरे पास API की एक अलग सर्विस है, लेट से ऑर्डर्स की मेरे पास एक डिफरेंट सर्विस है, मेरे पास पेमेंट्स की एक डिफरेंट सर्विस है। नाउ व्हाट हैपेंस इज, देखो ऑथ सर्विस क्या कर रही है, यूजर को ऑथेंटिकेट करने का काम कर रही है, ऑर्डर सर्विस क्या कर रही है, ऑर्डर मैनेजमेंट कर रही है। तो अब क्या होगा, इन सब के अपने अपने सर्वर्स होंगे। तो लेट्स से ऑथ सर्विस इज समथिंग जिसके पास बहुत सारे सर्वर्स हैं, है ना। तो ऑथ सर्विस क्या कर रही है, वो अपने आप में हॉरिजॉन्टली स्केल कर रही है। तो आपने क्या किया, ऑथ सर्विस को स्केल आउट कर दिया 4 सर्वर्स। लेट्स से ऑर्डर्स जो हैं, ऑर्डर्स अपने आप में स्केल कर रहे हैं, तो लेट्स से ये आपके ऑर्डर्स के 3 सर्वर चल रहे हैं। लेट्स से पेमेंट्स के केस में आपके 2 सर्वर चल रहे हैं, बिकॉज पेमेंट्स क्या है, बिकॉज लोग ब्राउज तो बहुत ज़्यादा करते हैं, बट हाउ मेनी ऑफ देम आर बाइंग अभी कम है। एंड API सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो API के क्या है, आपके पास बहुत सारे सर्वर्स हैं, ठीक है। तो API के लेट्स से यू आर एट अ पॉइंट ऑफ टाइम रनिंग 6 सर्वर्स। नाउ व्हाट विल हैपन इज, आप क्या चाहते हो कि यार अगर कोई यूजर स्लैश ऑथ के ऊपर रिक्वेस्ट करे, ठीक है, लेट्स से amazon.com, अमेजॉन ये आपका मतलब रूट डोमेन है .com/auth। तो आप चाहते हो कि स्लैश ऑथ के केस में ये जो रिक्वेस्ट है ये टेक्निकली इन सर्वर्स को जानी चाहिए, इस ऑथ सर्विस को जानी चाहिए। ऑन दी अदर हैंड एक काम करते हैं, थोड़ा एरोस को ठीक करते हैं, ठीक है। अगर इस डोमेन पे रिक्वेस्ट आ रही है तो आप चाहते हो कि वो रिक्वेस्ट इस यहाँ पर आए। अगर स्लैश ऑर्डर्स पे कोई रिक्वेस्ट आ रही है, स्लैश ऑर्डर स्लैश समथिंग समथिंग लाइक, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो आप चाहते हो वो रिक्वेस्ट यहाँ पर आए। अगर वो पेमेंट्स है, स्लैश समथिंग लाइक पेमेंट स्लैश गेट पेमेंट बाय ID समथिंग लाइक दैट, तो आप यहाँ पे चाहते हो। एंड अगर वो सिर्फ एक amazon.com की रिक्वेस्ट है तो यहाँ पर आए। तो आप बेसिकली यहाँ पर राउटिंग करना चाहते हो कि यार स्लैश ऑथ पे यहाँ आए, स्लैश ऑर्डर्स पे यहाँ आए, स्लैश पेमेंट्स पे यहाँ आए। तो वो आप कैसे कर सकते हो, उसके लिए आपको पहले तो क्या करना है, ठीक है, थोड़ा समझते हैं। देखो मेरा पहला स्टेप क्या है, मुझे यहाँ पर ना एक ऐसा सर्वर चाहिए, ठीक है, एक ऐसा सर्वर चाहिए जो होस्ट के बेसिस पे या फिर जो मेरे राउट के बेसिस पे राउटिंग कर पाए। राउटिंग, ओके। राउटिंग का मतलब क्या होता है कि इफ इट इज अ स्लैश ऑथ,
तो यार एक काम करो, ऑथ सर्विस पे जाओ, ठीक है, ऑथ सर्विस पे जाओ। ओके जी, ये हमारा रूल बन गया, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने बोला यार इफ़ इट इज़ स्लैश ऑर्डर्स, ठीक है, तो एक काम करो ऑर्डर सर्विस पे जाओ एंड सो ऑन। तो यहाँ पर ऑथ सर्विस पे तो जाओ, लेट्स से आपने राउटर बना लिया, ठीक है, लेकिन इसके कौन से सर्वर पे जाओ, फिर वही प्रॉब्लम आ गई ना, इसके कौन से सर्वर पे जाओ। तो टेक्निकली यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, हम ऑथ सर्विस का अपना एक लोड बैलेंसर लगाएंगे, ठीक है। तो ये है लोड बैलेंसर। तो यहाँ पर एक लोड बैलेंसर लगा हुआ है जो लोड बैलेंस कर रहा है इसके बीच में, एक सेकेंड एरोस को थोड़ा टिक कर लेते हैं, इसके बीच में, इसके बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे ये लोड बैलेंसर कर रहा है। लेट मी जस्ट करेक्ट द एरोस, राइट। और आप क्या कर सकते हो, आप इस राउटिंग को बोल सकते हो कि यार अगर स्लैश ऑथ के ऊपर रिक्वेस्ट आती है तो दिस रिक्वेस्ट शुड बी गोइंग टू दिस पर्टिकुलर लोड बैलेंसर। सिमिलरली एक लोड बैलेंसर और लगेगा ऑर्डर्स के लिए, ठीक है। तो दिस इज हेयर, दिस इज हेयर एंड दिस इज हेयर, ये लोड बैलेंस कर रहा है अपनी सर्विसेज के बीच में, करेक्ट। लेट मी जस्ट गिव इट सेट इट, एंड आप क्या बोल सकते हो, स्लैश ऑर्डर्स की रिक्वेस्ट यहाँ पर जाएगी। तो दिस इज हाउ यू राउट माइक्रो सर्विस, एंड इस चीज़ को बोला जाता है एपीआई गेटवे। क्या कहते हैं इसको, एपीआई गेटवे। तो एपीआई गेटवे का लोगो ले लेते हैं, दिस इज योर एपीआई गेटवे। तो दिस इज द करेक्ट लोगो फॉर एपीआई गेटवे। तो एपीआई गेटवे क्या कर रहा है, एपीआई गेटवे बेसिकली देख रहा है कि कौन सी सर्विस के ऊपर हमें इसको राउट करना चाहिए, ठीक है। तो अगर स्लैश ऑथ है तो ऑथ सर्विस के लोड बैलेंसर पे इसको पॉइंट कर दो। अब लोड बैलेंसर क्या करेगा, रिक्वेस्ट को किसी भी एक सर्वर को असाइन कर देगा, राइट। एंड ये सर्वर्स यूजुअली क्या होते हैं, दीज आर EC2 मशीन्स, राइट। तो यहाँ पे EC2 का लोगो ले लेते हैं, EC2 मशीन्स। EC2 क्या है, इलास्टिक कंप्यूट। अमेजॉन की टर्मिनोलॉजी में दिस इज योर VM मशीन्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाले लोगोज यूज कर लेते हैं बिकॉज दिस लुक्स मोर क्लीनर, करेक्ट। सो दैट मीन्स एपीआई गेटवे का अपना कोई पब्लिक आईपी होगा, लेट्स से इसका कोई आईपी है 10.5.8.3। तो दैट मीन्स जो आपका डीएनएस होगा उसमें आप ये पर्टिकुलर आईपी रजिस्टर करोगे। तो एनी रिक्वेस्ट दैट गोज टू amazon.com आप उसको अपने एपीआई गेटवे पे राउट करोगे। एपीआई गेटवे इंटरनली क्या करेगा, राउट करेगा टू द करेक्ट लोड बैलेंसर, राइट। एपीआई गेटवे क्या कर रहा है, करेक्ट लोड बैलेंसर के ऊपर उसको फॉरवर्ड करेगा बेस्ड ऑन सम रूल। आपने कोई रूल लिखा होगा, है ना। और फिर लोड बैलेंसर का काम क्या है कि जितनी भी रेप्लिकाज हैं, सेम रेप्लिकाज हैं, उनके बीच में लोड बैलेंस करें। तो लोड बैलेंसर और एपीआई गेटवे मिलकर ऐसे काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सर्च करते हैं एपीआई गेटवे, एपीआई गेटवे। ओके, तो अगर आप एपीआई गेटवे को देखोगे एंड इमेजेस में जाते हो, सो यू कैन सी दिस इज हाउ द एपीआई गेटवे इज वर्किंग। सो एपीआई गेटवे में व्हाट इज हैपनिंग, क्लाइंट एपीआई गेटवे पे आया। अब एपीआई गेटवे ने देखो राउटिंग क्या की कि यार सर्विस ए पे ला सकता है, सर्विस बी पे भी जा सकता है। सर्विस बी का अपना एक लोड बैलेंसर होगा, अपनी सर्विसेज होंगी, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे इस डायग्राम को ओपन करते हैं तो यू कैन सी Amazon API गेटवे, अगर रिक्वेस्ट स्लैश सर्विस 2 पे गई तो आपने एक लैम्डा फंक्शन इन्वोक कर दिया, राइट। अगर सर्विस 1 पे गई तो आपने एक लोड बैलेंसर किया जिसके पीछे एक EC2 मशीन था। अगर स्लैश डॉक्स पे गई तो आपने उसको S3 पे पॉइंट कर दिया, और अगर स्लैश सर्विस है तो हो सकता है ये कहीं बाहर जा रही है रिक्वेस्ट। तो एपीआई गेटवे का काम ये होता है। तो अगर आप इसकी डेफिनेशन पढ़ना चाहते हो, एन एपीआई गेटवे इज अ सेंट्रलाइज्ड एंट्री पॉइंट फॉर API calls acting as a reverse proxy that routes requests from clients to the backend services and back, ठीक है। तो दिस इज योर एपीआई गेटवे, और यहाँ पे एपीआई गेटवे के साथ एक ऑथेंटिकेटर भी अटैच कर सकते हो। सो लेट्स से आपके पास कोई एक ऑथेंटिकेटर सर्विस है, लेट्स से Auth0 आपके पास एक ऑथेंटिकेटर सर्विस है, आपके पास कोई भी। तो बेसिकली आप यूजर को ऑथेंटिकेट भी कर सकते हो एंड देन यू कैन राउट इट टू द करेक्ट थिंग। तो यहाँ पे आपके सारे वो रूल्स आते हैं, नाइस। अब जब आप एक इतना बड़ा एक रोबस्ट सिस्टम बनाते हो, ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ बैच प्रोसेसिंग्स भी होती होंगी। बैच प्रोसेसिंग का क्या मतलब, लेट से आपका कोई वेंडर था अमेजोन के केस में, उसने ना एक कोई बल्क लिस्ट अपलोड कर दी, या फिर आपको एक ईमेल ट्रिगर करना है 1 मिलियन यूजर्स को कि भाई सेल इज एक्टिव। तो टेक्निकली क्या 1 मिलियन लूप चला सकते हो एक सर्वर के अंदर, नहीं, ऑफ कोर्स नॉट, राइट। तो इन चीज़ों के लिए आपके पास क्या होता है, आपके पास कुछ बैकग्राउंड सर्विसेज हो सकती हैं। लेट से आपने एक सर्विस बनाया, ये क्या है, ये आपकी ईमेल सर्विस है। ये क्या है, ये आपकी ईमेल सर्विस है, ठीक है। ईमेल सर्विस नहीं कहते, लेट से इसको ईमेल वर्कर बुला लेते हैं। ये क्या करता है, डेटाबेस में से सारे सभी चीज़ों को रीड करता है एंड उनको ईमेल करता है। बिकॉज ईमेल वर्कर देखो, 1 मिलियन यूजर्स को ईमेल भेजने में टाइम तो लगेगा। या फिर हो सकता है किसी ने ना कुछ बल्क लिस्ट अपलोड कर दिया, कोई बल्क एक्सेल फाइल अपलोड कर दी एंड आपको अब उसको इंसर्ट करना है, ठीक है। तो ये कुछ बल्क वर्कर है, ओके। अब ये वर्कर्स क्या करते हैं, दीज वर्कर्स आर बेसिकली रनिंग इन द बैकग्राउंड, ठीक है, ये बैकग्राउंड में रन करते हैं। अब लेट से अगर किसी ने पेमेंट किया,
अगर किसी ने पेमेंट किया तो आप कुछ ट्रिगर करना चाहते हो ईमेल, तो वन वे इज कि ये पेमेंट सर्विस क्या करेगी, इंटरनली इंटरनली इस ईमेल वर्कर को कॉल करेगी कि भाई एक यूज़र ने पेमेंट करा है, प्लीज़ इसको ईमेल भेज दे, है ना। तो ये नेसेसरी डिटेल्स लाइक ऑर्डर आईडी, उसका ईमेल आईडी, क्या भेजना है वो सब भेज देगा। और ये वर्कर क्या करेगा, दिस वर्कर विल बी इंटरेक्टिंग विद सम एक्सटर्नल एपीआई। फॉर एग्जांपल लेट्स से हम यहाँ पे जीमेल का एग्जांपल ले लेते हैं। तो इस ईमेल ने क्या किया, जीमेल की एपीआई के साथ टॉक किया, यूज़र को ईमेल सेंड हुआ, जो भी रिस्पॉन्स आया इसने वो रिटर्न कर दिया। तो दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट। नाउ हियर इज अ प्रॉब्लम, इस मेथड को कहा जाता है सिंक्रोनस वे। क्या बोला था, सिंक्रोनस वे। कि आपने क्या किया, सिंक्रोनसली इसको कॉल किया आपने, हो सकता है यहाँ पर एक HTTP पोस्ट कॉल किया ईमेल वर्कर को, ईमेल वर्कर ने सेंड किया, वापस आया। तो सिंक्रोनसली हुआ क्या, आपके पेमेंट वाले सर्वर को वेट करना पड़ा कि जब तक ईमेल सेंड नहीं होगा उसको वेट करना पड़ रहा है, इट इज वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स। तो एक बात बताओ, अगर हर सेकंड कोई ना कोई पेमेंट हो रही है हर सेकंड, तो क्या ये एक स्केलेबल सोल्यूशन है? नहीं। बिकॉज क्या होगा, आप वेट कर रहे हो, तो आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको एसिंक बना सकते हो। बिकॉज ईमेल भेजने में टाइम लग सकता है, ईमेल वर्कर जीमेल की एपीआई पे डिपेंडेंट है, इसमें टाइम लग सकता है। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में यूजुअली हम क्या करते हैं, हमें इनके बीच का एक कम्युनिकेशन सिस्टम बिठाना है विच इज एसिंक्रोनस। तो मोस्ट कॉमनली क्या यूज होता है, क्यू सिस्टम। तो आप क्या कर सकते हो, आप एक क्यू बना सकते हो। क्यू क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये क्या कर सकता है, पेमेंट सर्विसेज बेसिकली इस क्यू में, ठीक है, ये हमारी लेट्स से क्यू आ गई, इस क्यू में पुश करता रहेगा जब भी कोई ऑर्डर प्लेस होता है। ठीक है, जब भी कोई ऑर्डर प्लेस होता है, एक ऑर्डर प्लेस हुआ, इसने ऑर्डर आईडी डाल दी, एक ऑर्डर प्लेस हुआ, तो ये क्या कर रहा है, हर सेकंड बहुत सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो इसने बहुत सारे ऑर्डर्स ऐसे डाल दिए। करेक्ट, बहुत सारे ऑर्डर्स डाल दिए। और ये ईमेल वर्कर क्या कर सकता है, ये ईमेल वर्कर बेसिकली इस क्यू में से एक इवेंट को पुल करेगा, ईमेल भेजेगा और इसको डिस्कार्ड कर देगा, फिर अगला पुल करेगा, ईमेल भेजेगा, डिस्कार्ड कर देगा। तभी अगर आपने नोटिस करा होगा, जब आप कोई ऑर्डर प्लेस करते हो, ईमेल यूजुअली 2 या 3 सेकंड के बाद आती है। क्यों? बिकॉज ईमेल वर्कर इज रनिंग। और जैसे जैसे रश बढ़ेगा, आप इस ईमेल वर्कर्स को भी हॉरिजॉन्टली स्केल कर सकते हो। तो इससे क्या होती है, आपकी पैरेललिज्म बढ़ती है। पैरेललिज्म मतलब पहले आप एक ईमेल एक टाइम पे प्रोसेस कर रहे थे, अब क्या होगा, अब आप 2 ईमेल्स को एक टाइम पे प्रोसेस कर पा रहे हो। करेक्ट, अगर आप और ऐड कर दोगे तो और कर पाओगे। एंड आपको पता है इस आर्किटेक्चर का एक और एडवांटेज क्या है। देखो, आप यहाँ पर एक एक्सटर्नल सर्विस के ऊपर डिपेंडेंट हो। किसकी सर्विस? जीमेल के ऊपर। लेट्स से जीमेल ने आपको बोला, यार आई विल ओनली अलाउ यू टू सेंड लेट्स से 10 ईमेल्स पर सेकेंड। ये क्या है, ये आपकी रेट लिमिट है कि यार आप 1 सेकेंड में सिर्फ 10 ईमेल्स भेज सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। तो टेक्निकली अगर आप इस सिस्टम को यूज़ करते हो, तो आप यहाँ पर एक बॉटल नेक खुद से क्रिएट कर सकते हो कि भाई देखो, आपके पास तो बहुत सारे यूजर्स आ रहे हैं, ठीक है, आपका जो सिस्टम है वो बहुत रोबस्ट है, आपके पास मिलियंस ऑफ ऑर्डर्स प्लेस हो रहे हैं। तो आप क्या करते रहो, आप बेसिकली उनकी ईमेल को क्यू करते रहो। इस ईमेल वर्कर को आप सेट कर दो ना कि भाई एक काम करना प्लीज़, 1 सेकेंड में, ठीक है, 1 सेकेंड के अंदर कभी भी 10 ईमेल से ज़्यादा पिक नहीं करना, 10 ईमेल से ज़्यादा पिक मत करो। तो इससे क्या हुआ, इससे बेसिकली आपने एक बॉटल नेक क्रिएट कर दिया, जिससे जीमेल कभी भी आपको कंप्लेन नहीं करेगा, यार यू आर हिटिंग माय रेट लिमिटिंग। तो यूजुअली क्यू सिस्टम यूज किया जाता है, जिससे आप 2 माइक्रो सर्विसेज को आपस में कम्युनिकेट करवा सकते हो। ये बिल्कुल एसिंक रहता है। तो इसके लिए अमेजोन के अंदर यू हैव SQS, सिंपल क्यू सिस्टम। ठीक है, SQS एक सर्विस है जो कि बहुत रोबस्ट सर्विस है, SQS कर सकते हो ना। हो जब आप कोई भी क्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस करते हो, एक डिफरेंट प्रॉब्लम आता है कि यार हाउ विल दिस पिक अप द इवेंट। ठीक है, तो इसमें आपके पास 2 मैकेनिज्म होते हैं, पुश मैकेनिज्म होता है, पुल मैकेनिज्म होता है। पुल मैकेनिज्म क्या होता है कि भाई ईमेल वर्कर खुद यहाँ से इवेंट को पिक करेगा, तो वो क्या कर सकता है, वो पोल कर सकता है। पोलिंग मतलब हर 2 सेकंड में पूछो, हे तेरे पास कोई मैसेज है, हे तेरे पास कोई मैसेज है। तो ये वर्कर क्या कर रहा होगा, हमारी क्यू को पूछ रहा होगा, हे तुम्हारे पास कोई मैसेज है, तुम्हारे पास कोई मैसेज है, तुम्हारे पास कोई मैसेज है, अगर है तो दे दो। पुश मैकेनिज्म में क्या होता है, बेसिकली क्यू आपके वर्कर को इन्वोक करता है, तो दैट इज अ पुश मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये पुल कर रहा है, और अगर पुश होगा तो वो ऐसा होगा। तो पुल मैकेनिज्म होता है, पुश मैकेनिज्म होता है। SQS के केस में पुल मैकेनिज्म होता है, आपको पोल करना होता है। ठीक है, तो आप लॉन्ग पोलिंग भी कर सकते हो, शॉर्ट पोलिंग भी कर सकते हो। शॉर्ट पोलिंग मतलब हर 1 सेकंड में रिक्वेस्ट करो, है कुछ नहीं है, है कुछ नहीं है, है कुछ नहीं है। इसमें आपकी API कॉल्स बढ़ गई, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, इसमें आपका कॉस्ट भी बढ़ेगा। लॉन्ग पोलिंग में 10 सेकंड तक वेट करो, आई विल वेट फॉर 10 सेकंड, या कुछ है
10 सेकंड के लिए ब्लॉक कर लो। 10 सेकंड में जितने भी इवेंट्स आए सबको एक ही बार में पुल कर लो, प्रोसेस करो, फिर 10 सेकंड के लिए ब्लॉक कर लो। तो दिस इज़ योर लॉन्ग पुलिंग, ठीक है? तो ये हमारे ईमेल वर्कर्स काम करते हैं। सिमिलरली आपके पास एक और क्यू हो सकती है, लेट्स से सीएसवी क्यू, ठीक है? तो अगर किसी यूज़र ने कुछ बल्क अपलोड कर दिया तो आप उसको सीएसवी क्यू में डाल दो और ये उसको लिसन कर रहा है एंड ये अपना कोई काम कर रहा है। हो सकता है यहाँ पर आपके पास कोई मोंगोडीबी कोई डेटाबेस है, तो ये क्या करेगा, एक-एक करके उसको प्रोसेस करेगा और मोंगोडीबी में इंसर्ट करता रहेगा। तो ये आपका एक डिफरेंट वर्कर आ गया। इसमें अगर आपको पैरेललिज्म बढ़ाना है तो एक काम करो, एक और वर्कर लगा दो, लो जी डन, ठीक है? तो क्यू सिस्टम। नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम, ठीक है? कई बार क्या होता है कि जब कोई एक इवेंट होता है, लेट्स से आपने पेमेंट किया, तो यूजुअली आप सिर्फ एक काम नहीं करते। जब एक पेमेंट हुआ, आप उसको व्हाट्सएप मैसेज भी ट्रिगर करना चाहते हो, आप उसको एसएमएस भी करना चाहते हो, आप वेंडर को भी ईमेल भेजना चाहते हो और आप यूजर को भी ईमेल भेजना चाहते हो। तो एक इवेंट पे, मैं यहाँ पर इवेंट वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ, एक इवेंट पे मतलब कि एक पेमेंट होने पे आप 4 चीज़ें करना चाहते हो। तो ऐसे केसेस में आप क्या कर सकते हो, यू कैन डू अ समथिंग नोन एज़ अ पब सब मॉडल, ठीक है? आप पब्लिश कर सकते हो, आप नोटिफ़िकेशन पब्लिश कर सकते हो। सो इंस्टेड ऑफ अ क्यू सिस्टम व्हाट यू कुड डू, आपके पास यहाँ पर एक पब सब मैकेनिज्म होगा। तो सिंपल, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस, एसएनएस, ठीक है? तो एसएनएस क्या करता है, एसएनएस के अंदर आप क्या कर सकते हो, दिस इज योर सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस। पेमेंट सर्विस क्या करेगी, इसके ऊपर एक नोटिफिकेशन सेंड करेगी, भाई किसी ने पेमेंट किया, भाई किसी ने पेमेंट किया। नाउ क्या हो सकता है, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट माइक्रो सर्विसेज है। ईमेल वर्कर भी इसको लिसन कर रहा था, ईमेल वर्कर भी इसको लिसन कर रहा था, ठीक है? लेट अस से आपका कोई व्हाट्सएप एपीआई चल रहा है कहीं पे, ठीक है? व्हाट्सएप वाला कोई माइक्रो सिस्टम चल रहा है, तो ये भी इसको लिसन कर रहा था। आपने कोई ईमेल भी ट्रिगर कर दिया, आपने व्हाट्सएप भी ट्रिगर कर दिया, लेट्स से कोई एसएमएस सिस्टम चल रहा था, ठीक है? तो लेट्स से ये कोई एसएमएस सिस्टम या कोई और कोई माइक्रो सर्विस चल रही है, इसने भी इसको लिसन कर लिया। तो पब सब में क्या होता है ना, यू गिव इट टू वन, मल्टीपल पीपल कैन रिसीव इट, मल्टीपल सर्विसेज कैन रिसीव इट। लेकिन एसक्यूएस में क्या होता है, 1 to 1 होता है। तो यानी कि अगर हम यहाँ पे एक और वर्कर लगाएंगे, अगर ये इवेंट इसको मिल गया तो ये कभी भी इसको नहीं मिलेगा, ठीक है? एसक्यूएस में क्या होता है, यू पुश एन इवेंट, ओनली वन कंज्यूमर के विल पिक इट अप, मतलब कि ऑलवेज इट गारंटीज कि हमेशा एक ही बार वो मैसेज प्रोसेस होगा। लेकिन अगर आप उसको पब्लिश करना चाहते हो कि भाई मैंने एक मैसेज किया, सभी इसको पिक कर लो, अगर आप यहाँ पे डायग्राम देख पा रहे हो, वन मैसेज गोज टू मैनी पीपल मैनी सर्विसेज, तो वहां पर आप पब सब मॉडल भी कर सकते हो। तो इसको थोड़ा कहा जाता है इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर, कि यार कुछ इवेंट हुआ, यूजर ने पेमेंट किया, आपने वो इवेंट एमिट कर दिया, यूजर ने पेमेंट किया, जैसे इट्स लाइक आपने अनाउंसमेंट कर दिया, यूजर ने पेमेंट किया। अब जो भी उसको लिसन कर रहा था वो अपने अपने तरीके से उसको काम कर सकता है, ठीक है? तो इसको कहा जाता है नोटिफिकेशन सिस्टम, पब सब या फिर इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर। इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर में एक प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर ना देर इज नो एक्नॉलेजमेंट। अच्छा जी, एक्नॉलेजमेंट क्या होता है? देखो, अगर किसी यूजर ने पेमेंट किया, ईमेल भेजना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? ईमेल भेजना बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्यू सिस्टम यूज़ करते हो तो यार देखो, आपने ये इवेंट पिक कर लिया। अब क्या ऐसा हो सकता है कि जब आप ईमेल भेजने का ट्राई कर रहे थे उस टाइम पे जीमेल डाउन था, मेल नहीं सेंड हो पाया फॉर सम रीजंस, तो आप क्या कर सकते हो, आप या तो इसको वापस इनक्यू कर दो सो दैट वो बाद में फिर प्रोसेस हो पाए, या फिर आप क्या कर सकते हैं, डेड लेटर क्यू, ठीक है? डीएल क्यू, डेड लेटर क्यू ऐड कर सकते हो कि यार ये मैसेज फेल हो गया प्रोसेस होने में, एंड मे बी यू कैन रीट्राई इट आफ्टर 5-10 मिनट्स, ठीक है? तो इसमें क्या है, एक एक्नॉलेजमेंट होता है कि हाँ यार मैसेज एक्नॉलेज हुआ, रिसीव हुआ। लेकिन जब आप इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर करते हो, आपने उसको सेंड कर दिया, हो सकता है उस इवेंट को ऑन दी अदर हैंड कोई लिसन ही नहीं कर रहा था। हो सकता है जब आपने यहाँ पर कोई एक इवेंट डाला कि यार यूज़र ने कुछ परचेज किया, इसने पिक तो किया बट ये फेल हो गया, तो वो मैसेज डिस्ट्रॉय हो गया ना, तो यहाँ पे ना कुछ एक्नॉलेजमेंट नहीं होता, ठीक है? तो क्यू सिस्टम में ना एक आपको गारंटी मिलती है कि हाँ यार वो एक्नॉलेज होगा, या फिर आप उसको डेड लेटर क्यू में पुश कर सकते हो। नोटिफिकेशन इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर में आपने कोई इवेंट पब्लिश किया, हो सकता है उसको कोई लिसन कर रहा था, हो सकता है उसको कोई लिसन नहीं कर रहा था, हो सकता है जो लिसन कर रहा था वो मैसेज को प्रोसेस नहीं कर पाया, तो देर इज नो रीट्राई मैकेनिज्म, तो वो आपको खुद से बिल्ड करना पड़ता है, ठीक है? तो दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज योर पब सब, नॉट पब सब, आई वुड से दिस इज बेसिकली योर नोटिफिकेशन, ठीक है? इवेंट एमिटिंग, ओके? नाउ देर इज समथिंग नोन एज अ फैन आउट आर्किटेक्चर, जो काफ़ी ज़्यादा यूज होता है माइक्रो सर्विसेज में। फैन आउट आर्किटेक्चर में क्या होता है, जब भी कोई एक इवेंट होता है, ऑफ कोर्स आप हमेशा एक काम नहीं करना चाहते, यू वांट टू डू मल्टीपल थिंग्स, करेक्ट?
अगर आपको मल्टीपल थिंग्स करना है तो आप एसएनएस यूज करोगे, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस, राइट। बट देयर इज अ प्रॉब्लम विद एसएनएस कि यार यहाँ पे कोई एक्नॉलेजमेंट ही नहीं है। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए व्हाट यू कैन डू अ फैन आउट आर्किटेक्चर। लेट्स से हम क्या कर सकते हैं, लेट्स से ये है मेरी व्हाट्सएप क्यू, ठीक है। इसके अंदर जो भी आप मैसेज डालोगे वो यूजर को व्हाट्सएप में चला जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। लेट्स से आपके पास एक और क्यू है, ये है आपकी ईमेल क्यू। जो भी आप इसमें मैसेज डालोगे उसमें ईमेल चला जाएगा। लेट्स से आपके पास एक और क्यू है विच इज़ योर ईमेल क्यू, एसएमएस क्यू। अब इन क्यू के अपने अपने प्रोसेसर्स होंगे। तो EC2 का लोगो ले लेते हैं, EC2, ठीक है। तो लेट्स से आपके पास ये एक EC2 है, ये एक EC2 है, तो दीज बोथ आर बेसिकली लिसनिंग फॉर द व्हाट्सएप क्यू। आपके पास एक और है विच इज़ लिसनिंग फॉर द ईमेल क्यू। आपके पास और सर्वर्स हैं विच इज़ लिसनिंग फॉर द एसएमएस क्यू। अब आप क्या कर सकते हो, देखो इवेंट फैन आउट आर्किटेक्चर में आप नोटिफिकेशन ले लो, ठीक है। नोटिफिकेशन सर्विस यहाँ पर ले लो। नोटिफिकेशन सर्विस में आप क्या कर सकते हो, यू कैन एक्चुअली बाइंड दीज क्यूज, यू कैन एक्चुअली बाइंड दीज क्यूज, दैट्स इट। अब क्या होगा, जब भी आप कोई यूजर पेमेंट कर रहा है और वो इस के अंदर एक पब्लिश करेगा, एक इवेंट पब्लिश करेगा कि यार किसी यूजर ने पेमेंट किया, तो वो इवेंट ऑटोमेटिकली इस क्यू में भी चला जाएगा, इस क्यू में भी चला जाएगा और इस क्यू में भी चला जाएगा। अब देखो टेक्निकली हो सकता है उसको व्हाट्सएप मैसेज चला जाए, हो सकता है उसको ईमेल भी चला जाए, एसएमएस फेल कर गया, कोई बात नहीं ना, रीट्राई कर सकते हो। बिकॉज अब यहाँ पर ये जो क्यू सिस्टम है ये कौन हैंडल कर रहा है, एसक्यूएस यूज कर रहा है ना। दीज आर व्हाट, दीज आर योर एसक्यूएस। तो इससे क्या हुआ, फैन आउट आर्किटेक्चर से आप मल्टीपल लोगों को नोटिफाई भी कर पाए, मल्टीपल सर्विसेज को नोटिफाई कर पाए कि कुछ हुआ। बट ऑन द सेकेंड हैंड बिकॉज अब आपने उसको क्यू में पुश कर दिया है, आप वो रीट्राई मैकेनिज्म एंड वो सब जो आपका एक्नॉलेजमेंट है वो सब भी आप यहाँ पर ट्रैक डाउन कर सकते हो। सो दिस इज योर फैन आउट आर्किटेक्चर। तो फैन आउट आर्किटेक्चर आप सर्च कर लेना, फैन आउट आर्किटेक्चर, ठीक है। तो आपको अमेजॉन का खुद मिल जाएगा। सो फैन आउट आर्किटेक्चर कुछ ऐसा काम करता है, देखो जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई वीडियो अपलोड किया, क्लाउड फ्रंट पे गया, S3 ने क्या किया, S3 से ये नहीं है, सॉरी माय बैड, एक और आपको मिलेगा, हाँ। आपने क्या किया, S3 पे कुछ अपलोड किया, नाउ यू वांट टू टेल मल्टीपल सर्विसेज। लेट्स से आप यूट्यूब बना रहे हो, यूट्यूब पे आपने वीडियो अपलोड किया। अब जब आपने कोई वीडियो अपलोड किया, आप क्या कर सकते हो, आप उसको ट्रांसक्राइब करना चाहते हो, आप उसको प्रोसेस करना चाहते हो, आप उसको 480p 4K, आप उसको थंबनेल बनाना चाहते हो, तो आप एसएनएस पे डाल दो। अब एसएनएस ने क्या किया, मल्टीपल मल्टीपल क्यूज को इन्वोक कर दिया कि यार इसको 480 में ट्रांसकोड करो, 360 में ट्रांसकोड करो, ऑडियो ओनली ट्रांसकोड करो, उसका थंबनेल बनाओ, उसका ये करो। और फिर आप क्या कर सकते हो, इनके आगे प्रोसेसर्स को डाल सकते हो। तो दिस इज योर फैन आउट आर्किटेक्चर। बिकॉज एक मैसेज आया और आपने उसको ऐसे फैन आउट कर दिया मल्टीपल सर्विसेज में, पब सब फैन आउट पैटर्न इन सर्वलेस, ठीक है। तो आप इसको ऐसे आर्किटेक्चर्स को पढ़ सकते हो। दिस इज बेसिकली योर फैन आउट आर्किटेक्चर। देखो एपीआई गेटवे ने लैम्डा इन्वोक किया, लैम्डा ने एक पब्लिश किया मैसेज एसएनएस के ऊपर, एसएनएस ने मल्टीपल क्यूज पे डाल दिया, और इन क्यूज के आगे क्या था, एक अलग अलग बेसिकली पोल टाइप के कंज्यूमर्स थे, ठीक है। सो दिस इज योर फैन आउट आर्किटेक्चर। तो ये चीज़ें पढ़ लोगे आपको समझ आ जाएगा कि एक रोबोट सिस्टम कैसे बनता है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब यार एक बात बताओ, जब आप यूजर्स पे थोड़ा थोड़ा वापस आते हैं, जब आप यूजर्स ऐसे इंटरेक्ट कर रहे हैं लोड बैलेंसर से, तो ऑफ कोर्स वो आपके सिस्टम को ओवरवेलम भी कर सकते हैं। मानते हो बात, ओवरवेलम करने का मतलब क्या होता है, वो फेक रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, वो डीडॉस डॉस अटैक्स कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स यू नीड टू इम्प्लीमेंट समथिंग नोन एज अ रेट लिमिटिंग, ठीक है। रेट लिमिटिंग का मतलब होता है आप कितनी रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो इन अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इज नोन एज रेट लिमिटिंग। तो आप यहाँ पर भी एक रेट लिमिटिंग इंप्लीमेंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से दैट आई विल ओनली प्रोसेस, या फिर आई विल ओनली एक्सेप्ट 5 रिक्वेस्ट पर सेकेंड। अगर आपने इससे ज़्यादा करने का ट्राई किया तो मैं आपको ब्लॉक करना शुरू कर दूंगा। आपने कभी एरर देखा ना, टू मेनी रिक्वेस्ट, तो बेसिकली वो आ जाएगा। तो रेट लिमिटिंग। अब रेट लिमिटिंग सिर्फ ऐसा नहीं होता कि आप यूज़र को रेट लिमिट कर रहे हो, रेट लिमिटिंग के और भी मतलब होते हैं। आप लोड बैलेंसर के अंदर एक ऐसी रेट लिमिट भी लगा सकते हो कि सारी रिक्वेस्ट को आने दो, बट यार मेरे सर्वर्स को ना थोड़ा एक कंट्रोल्ड वे में रिक्वेस्ट को सेंड करना। तो यहाँ पर आपके पास मल्टीपल रेट लिमिटिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल यू हैव लीकी बकेट रेट लिमिटिंग, ठीक है। यू हैव टोकन बकेट रेट लिमिटिंग। तो ये आपकी क्या है, रेट लिमिटिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं, सो दैट आपके सिस्टम को कोई एक्सप्लॉइट ना कर पाए। तो एक काम करते हैं, गूगल पर सर्च करते हैं रेट लिमिटिंग स्ट्रैटेजीज, ठीक है। तो यहाँ पर ना मैं आपको एक एक आर्टिकल दिखाता हूँ, वो बहुत अच्छा है।
एपीआई रेट लिमिटिंग स्ट्रैटेजीज, मैंने इसके ऊपर, ये एक्चुअली मेरा ही लिखा हुआ आर्टिकल है, ठीक है, बाय पीयूष गर्ग। सो यू कैन सी दैट यहाँ पे आपके पास रेट लिमिटिंग स्ट्रैटेजीज है। टोकन बकेट एल्गोरिदम कैसे काम करती है, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो विद कोड, ओके, ऑफ कोर्स विद कोड। एंड लीकी बकेट एल्गोरिदम कैसे काम कर सकते हैं, अगेन विद डायग्राम एंड विद कोड, ठीक है। तो आप इसको पढ़ लेना, कौन सा कब यूज़ करना चाहिए वो सब चीज़ें पढ़ लेना। एंड यहाँ पर रियल वर्ल्ड मैंने एग्जाम्पल्स भी दिए हैं कि कस्टमर हेल्पलाइन हो गया, राइट, या फिर यूट्यूब वीडियो प्रोसेसिंग सिस्टम हुआ, तो हाउ टू रीड इट, तो ये वाला आर्टिकल आप ज़रूर पढ़ना, ओके। तो रेट लिमिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वरना क्या होगा, अमेजोन के स्केल पे ऑफकोर्स बहुत सारे लोग उसको एक्सप्लॉइट करने का ट्राई करेंगे। अब देखो क्या होता है, जब आपके पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है, आप बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स करते हो, मतलब आपके पास एक डेटाबेस होता है, लेट्स से ये आपका डेटाबेस है। तो यूजुअली यू हैव अ डेटाबेस एंड जितनी भी ये माइक्रो सर्विसेज हैं, ये सब इस डेटाबेस से डेटा को क्वेरी कर रही होती है या यहाँ से रीड कर रही होती है। नाउ हियर इज़ अ प्रॉब्लम, ठीक है। देखो यार, एक तरह का ये सिंगल डेटाबेस जो है ये ओवरवेलम हो जाएगा, बिकॉज अगर आपकी सर्विसेज इंक्रीज कर रही हैं तो व्हाट विल हैपन, यार ये डेटाबेस तो ओवरवेलम होगा। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, देयर आर मल्टीपल थिंग्स टू स्केल आउट अ डेटाबेस। एंड सबसे सिंपल वे होता है कि आप इसके रेप्लिकास बना सकते हो, ठीक है, रीड रेप्लिका, राइट रेप्लिका। तो हम यूजुअली क्या कर सकते हैं, देखो डेटाबेस के अंदर एक राइट ऑपरेशन होता है, रीड ऑपरेशन होता है, बट आपने देखा होगा यूजुअली आजकल के मॉडर्न एप्लीकेशंस में आपके पास एनालिटिक्स भी होता है ना, एनालिटिक्स कितना स्पेंड किया वो किया। तो आप इसके ना मल्टीपल रेप्लिकास बना सकते हो, डेटाबेस के मल्टीपल रेप्लिकास, जिनको कहा जाता है रीड रेप्लिका, ओके। क्या कहते हैं इनको, रीड रेप्लिका, सॉरी रीड रेप्लिका। ना रीड रेप्लिका का प्रॉब्लम क्या होता है कि कई बार इसके अंदर जो डेटा होता है वो थोड़ा सा डिलेड होता है, थोड़ा सा डिलेड होता है। एंड ये आपका क्या है, ये आपका मास्टर मास्टर नोड है, ठीक है, ये वाली आपकी प्राइमरी नोड भी कहते हैं इसको, प्राइमरी नोड, ठीक है। तो देखो अगर तो आपको कुछ भी इंसर्ट करना है, यू विल ऑलवेज हैव टू इंसर्ट हेयर, यू विल ऑलवेज हैव टू इंसर्ट हेयर। अगर आपको कोई रियल टाइम में डेटा फेच करना है, वो भी आपको प्राइमरी नोड से ही रीड करना है। बट अगर कोई एनालिटिक्स सर्विस है, कोई लॉग्स हैं जिसमें अंदर थोड़ा बहुत डिले चलेगा, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप रीड रेप्लिका को यूज़ कर सकते हो। इससे क्या होता है, प्राइमरी नोड के ऊपर थोड़ा सा जो लोड है वो डिक्रीज हो जाता है। तो दिस इज वन वे ऑफ ऑप्टिमाइजिंग द डेटाबेस। एंड सबसे बड़ी बात क्या है, अगर आप कोई भी कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन करते हो, तो देयर इज ऑलवेज अ गुड चांस कि आप उसको कैश करो। तो यूजुअली कैशिंग के अंदर यू हैव रेडिस, जो इन मेमोरी डेटाबेसेस होते हैं। तो यार अगर आपके पास कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, पहले आप उसको इसमें चेक करो, इफ़ अवेलेबल यहीं से आप उसको रिटर्न कर दो, इफ़ नॉट अवेलेबल फिर आप डेटाबेस को जाके पूछो, जो भी रिजल्ट आया उसको कैश कर दो एंड फिर यहाँ से रिटर्न कर दो। तो कैशिंग लेयर का बेनिफिट क्या होता है कि यू एक्चुअली ऑप्टिमाइज एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ कॉल्स ऑन द डेटाबेस। तो दिस इज योर कैशिंग थिंग, ठीक है। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, तो इससे आपका सिस्टम और ज़्यादा रोबस्ट बनता रहता है। तो अगर आप देखोगे, हमने काफ़ी काफ़ी कंपोनेंट्स कवर कर लिए हैं एक स्केलेबल सिस्टम डिज़ाइन को बनाने के लिए, राइट। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने यहाँ पर कवर की, बट देर आर स्टिल अ लॉट मोर, ओके, देर आर स्टिल अ लॉट मोर, इतने में पूरा सिस्टम काम नहीं करता है, ओके। आगे चलते हैं, इसको और ऑप्टिमाइज करते हैं। कैन यू सी दैट, अभी भी मुझे दिख रहा है कि यार ये लोड बैलेंसर जो है, दिस लोड बैलेंसर कैन बी, दिस लोड बैलेंसर कैन बी अ प्रॉब्लमैटिक थिंग। तो हम क्या करते हैं, हम इस लोड बैलेंसर के आगे, ठीक है, इसको हटाते हैं। हम लोड बैलेंसर को डायरेक्टली एक्सपोज नहीं करते, हम इनके आगे एक CDN लगा सकते हैं। CDN स्टैंड्स फॉर कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। देखो टेक्निकली व्हाट हैपेंस ना, आपके जो यूजर्स होते हैं ना, वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में होते हैं, करेक्ट। कोई अमेरिका से है, कोई कनाडा से है, कोई साउथ इंडिया, कोई नॉर्थ इंडिया, कोई लेफ्ट पार्ट, कोई वेस्टर्न पार्ट। तो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क में क्या होता है, यू हैव स्मॉल स्मॉल माइक्रो मशीन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑफ कोर्स वो आपके नहीं हो सकती, वो अमेजोन ने किया हुआ है। तो आप क्या कर सकते हो, आप एक कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क CDN, ऑल्सो अमेजोन के टर्म्स में इसको क्लाउड फ्रंट कहते हैं, सो क्लाउड फ्रंट। तो आप क्या कर सकते हो, आप एक क्लाउड फ्रंट डिप्लॉय कर सकते हो। तो इस क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन को बनने में थोड़ा टाइम लगता है, बिकॉज ये हर रीजन के अंदर जाके क्या करता है, हर रीजन के अंदर जाके एक मशीन डिप्लॉय करता है। तो लेट मी जस्ट डू अ क्लाउड फ्रंट हेयर, ओके, क्लाउड फ्रंट। सो लेट से आपने ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसे बहुत सारे क्लाउड फ्रंट मशीन्स डिप्लॉय कर रखी हैं, ठीक है, बहुत सारी मशीन्स हैं। नाउ व्हाट हैपेंस इज दिस ऑल मशीन्स आर बेसिकली इंटरनली राउटेड टू दिस लोड बैलेंसर, okay, these all machines are internally routed to this load balancer. Now what you can do is, let's say ये आपका अमेरिका का, US का लोड बैलेंसर, सॉरी क्लाउड फ्रंट है, ये आपका नॉर्थ इंडिया, ठीक है, नॉर्थ इंडिया का क्लाउड फ्रंट है, ओके। लेट्स से ये आपका कहाँ का है, ये आपका मे बी कनाडा साइड का, CA साइड का वो है। तो व्हेन आई विल मेक अ रिक्वेस्ट, देखो नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे लोग हैं, मैं यहाँ पे यूजर्स बना लेता हूँ। नॉर्थ इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, ऑफ कोर्स, ठीक है। सिमिलरली कनाडा के अंदर भी बहुत सारे लोग होंगे,
जस्ट अ सेकंड, कॉपी पेस्ट, कनाडा के अंदर भी, यूएस के अंदर भी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब आप कोई भी रिक्वेस्ट करते हो तो आप बेसिकली अपने इस क्लाउड फ्रंट पे रिक्वेस्ट करते हो, ठीक है, आपका जो नियरेस्ट क्लाउड फ्रंट होता है। नाउ यू विल बी लाइक पीयूष, यहाँ पर तो बहुत सारे क्लाउड फ्रंट है, इनका आईपी भी तो डिफरेंट डिफरेंट होगा, है ना, इनका तो सेम आईपी हो ही नहीं सकता। तो कैसे राउट हो रही है, यहाँ पर आपका एनी कास्ट आता है। क्या आता है, एनी कास्ट। एनी कास्ट क्या करता है, आप एक सिंगल आईपी सभी मशीन्स को असाइन कर सकते हो, एंड यूजर इज ऑलवेज राउटेड टू द नियरेस्ट अवेलेबल एनी कास्ट, ठीक है। तो नॉर्थ इंडिया के लोग यहाँ राउट होंगे। लेट से मेरे ने एक फोटो डाउनलोड करनी है, मेरे को सर्वर से एक फोटो को डाउनलोड करना है। तो वो क्या करता है, इस मशीन पे ये जो एज है इस पे चेक करेगा कि क्या वो फोटो यहाँ के कैश में एग्जिस्ट करती है या नहीं। इस यूजर ने एक फोटो मंगवाया, क्या वो यहाँ पर एग्जिस्ट करती है या नहीं। लेट से पहली बार वो एग्जिस्ट नहीं करती, तो नाउ इट विल मेक अ कॉल टू लोड बैलेंसर टू द सर्वर। सर्वर से वो जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी फोटो है वो आएगी, वो यहाँ पर आएगी। तो अगली बार के लिए क्लाउड फ्रंट क्या कर सकता है, उसको कैश भी कर लेगा और यूजर को दे देगा। सो दैट मीन्स नॉर्थ इंडिया की ओर पे अगर कोई भी दोबारा उस फोटो को रीड करना चाहता है, अगर दोबारा, तो उसको सर्वर तक जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज उसके रीजन में किसी ने वो फोटो लोड कर ली है। तो इसके पास भी वो फोटो कैश से अवेलेबल होगी, जिससे क्या हुआ, नंबर वन, आप रिक्वेस्ट को बहुत जल्दी रिजॉल्व कर पाए। बिकॉज देखो यार, हो सकता है आपका जो लोड बैलेंसर था वो अमेरिका में डिप्लॉयड था, तो पहले तो आपने लेटेंसी बचा लिया कि यार इंडिया का यूजर के रिक्वेस्ट अमेरिका तक जाते, आपने लेटेंसी बचाया। प्लस बिकॉज इट वॉज अवेलेबल इन द कैश, उसको अपने एज कंप्यूटर से मिल गया, बहुत फास्ट मिला, एंड आपको अपने सर्वर तक उसकी जो रिक्वेस्ट है वो नहीं जानी पाई। समझे ना, बिकॉज इट वॉज इन दी कैश, तो ये रिक्वेस्ट आपके सर्वर तक नहीं गई। तो आपने क्या किया, नॉर्थ इंडिया की सभी रिक्वेस्ट को कैंसिल कर दिया, तो उससे आपके सर्वर के ऊपर जो लोड है वो और कम हो गया। तो जब भी आप अमेजोन के अंदर लेट से कोई प्रोडक्ट देख रहे हो, उस प्रोडक्ट की कुछ फोटोज एंड वीडियोज होती हैं, है ना, प्रोडक्ट की कुछ फोटोज हैं, वीडियोज हैं। तो अगर वो प्रोडक्ट किसी ने ऑलरेडी आपके रीजन के अंदर ओपन कर लिया है, उसकी फोटोज एंड वीडियोज को एक बार सर्वर से डाउनलोड कर लिया है, और क्लाउड फ्रंट ने उसको कैश कर लिया है, एच कंप्यूटर्स, ये जो एच है, इन्होंने इसको कैश कर लिया है, करेक्ट। तो बाकी सब यूजर्स को उसी कैश से मिल जाएगा, जिससे एक तो इनका एक्सपीरियंस अच्छा हुआ, प्लस मेरी नेटवर्क बैंडविड्थ भी सेव हुई, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है CDN, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, ओके। सो दिस इज बेसिकली अ क्लाउड फ्रंट, जिससे और ज़्यादा आप रोबस्ट सिस्टम, फास्ट सिस्टम एंड मोर ऑप्टिमाइज सिस्टम बना सकते हो। सो मेनली फ्रॉम अ बिगनर परस्पेक्टिव ये आपका पूरा एक सिस्टम डिज़ाइन है, ठीक है। ये दिस इज हाउ यू डिज़ाइन अ स्केलेबल डिज़ाइन सिस्टम, ठीक है, जिसमें ऑल द बेसिक कंपोनेंट्स जो है वो हमने कवर कर लिया है। अभी आई एम प्लानिंग कि मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम एडवांस चीज़ें कवर करेंगे। फॉर एग्जांपल अब इसमें कंटेनर्स, डॉकर कंटेनराइजेशन, कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन कैसे काम करते हैं, फिर मल्टी कंटेनर जब ऑर्केस्ट्रेट होते हैं तो उसके आगे लोड बैलेंसर्स कैसे काम करते हैं, तो वो सब चीज़ें भी हम यहाँ पे जानेंगे। बट ऑन अ बेसिक लेवल अगर आपको ये सब चीज़ें भी आती हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप एक बहुत ही अच्छा स्केलेबल रोबस्ट सिस्टम बना सकते हो। सो आई होप इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर आपने कुछ नया सीखा होगा कि एक रियल वर्ल्ड सिस्टम डिज़ाइन कैसे काम करता है, क्या डिफरेंट कंपोनेंट्स है, एंड किस तरह से वो मिलकर आपस में काम करते हैं, एंड हाउ दे मेक अ वेरी स्केलेबल and highly available systems, okay। So this was all about this particular video, एक beginner friendly guide था to the system design। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, एंड अगर आप कुछ और ऐसी वीडियोस एक्सपेक्ट करना चाहते हो या फिर यू हैव सम आइडिया, सो डू ड्रॉप द कमेंट्स। सो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।